गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो गोलीय संधारित्र में क्या करेंगे, वही होंगी, हमें दो संधारित्र का निर्माण करना है तो दो प्लेटें लेनी होंगी, जो एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित, यानी दोनों पे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो सकेंद्रीय गोले लेते हैं, सकेंद्रीय गोले, और इनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें अंतर बहुत कम रहता है, यानी लगभग बराबर रहती है इनकी त्रिज्याएं। सकेंद्रीय गोले हैं ये दो। ठीक है। अब जो अंदर वाला गोला है वो ठोस भी हम ले सकते हैं, वो खोखला गोला भी ले सकते हैं, दोनों चालक गोले हैं। अंदर वाले गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है, स्मॉल r2, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या है स्मॉल r1। अब हमें इससे एक गोलीय संधारित्र का निर्माण करना है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाले गोले हैं इसकी बाह्य सतह पे हम -q आवेश वितरित कर देते हैं एक समान, यानी इसको -q आवेश दे देते हैं। अब इनकी जो दोनों सतह त्रिज्या है वो बहुत कम है, डायग्राम में हम समझने के लिए थोड़ा इनको दूर रख रहे हैं, लेकिन R1 और R2 में अंतर बहुत कम रहता है। तो होगा क्या, जैसे इसकी आंतरिक सतह पे या अंदर वाले गोले की बाह्यतम सतह पे हम -q आवेश देंगे, तो प्रेरण द्वारा जो गोला बाहर वाला गोला है इसको B ले लेते हैं और इस गोले को ले लेते हैं A। तो जो गोला B है, बाह्य गोला है, इसकी आंतरिक सतह पे विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा +q, और बाह्य सतह पे क्या आएगा प्रेरण द्वारा -q। लेकिन बाह्य सतह को हम भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे जो -q आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, यानी -q आवेश क्या हो जाता है, 0। तो इसकी बाहर वाली सतह पे कोई आवेश नहीं। तो करते क्या है, इसमें जो आंतरिक गोला है इसकी बाह्यतम सतह पे हम -q आवेश देते हैं, जिससे प्रेरण द्वारा इसकी बाह्य सतह पे जो गोला B है उसकी आंतरिक सतह पे +q आवेश और बाह्य सतह पे -q आवेश, और -q आवेश को अर्थिंग कर देंगे, यानी बाह्य सतह अर्थिंग है तो वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, इसको भूसंपर्कित कर देंगे और इससे बन जाता है एक गोलीय संधारित्र। इसमें होता क्या, मान लेते हैं इस सतह पे +q आवेश है, +q, इस सतह पे कितना होगा ये -q, यानी दो एक समान सकेंद्रीय गोले जिनपे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। यानी एक समान प्रकृति मतलब इनकी त्रिज्याओं में बहुत कम अंतर है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तो दो एक समान सकेंद्रीय गोले जिनमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा की बात होगी। अब इसके हम धारिता का मान निकालेंगे कैसे, तो देखो इसको समझो कि बाहर वाले गोले B पे +q आवेश है और आंतरिक गोले पे -q आवेश है। अब इस +q आवेश के कारण जब हमें संधारित्र की धारिता है, इनमें विभवांतर पहले हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दो प्लेटें दी है, इस पे +q आवेश मानते हैं और इस पे क्या मानते हैं, -q आवेश, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, d हो जाती है। तो इनके मध्य में क्या निकालना पड़ता है, विभव निकालना पड़ता है। क्यों, गोले के लिए विभव में पहले पता है kq/r होता है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, तो इस बार हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हम क्या करते थे, इसके मध्य σ/ε0 विद्युत क्षेत्र निकाल देते, क्योंकि समांतर प्लेटों के बीच में विभव का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन किसी भी गोले के लिए विभव का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है kq/r। तो इस बार हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, विभव। अब देखो विभव निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए इस गोले की बाह्य सतह पे, गोले A की बाह्य सतह पे और गोले B की बाह्य सतह पे विभव का अंतर लेंगे हम, यानी इस पे कुल विभव कितना है और इस पे कुल विभव कितना है, उसका क्या ले लेंगे, अंतर। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इन दोनों सतहों के मध्य विभवांतर कितना है, और जो विभवांतर होगा उसको धारिता के फॉर्मूले में यूज करके हम धारिता का मान निकाल।
तो देखो क्या करते हैं, गोले ए की यदि मैं बात करूं, गोले ए की बाह्य सतह पर कुल विभव, सबसे पहले हम गोले ए की बाह्य सतह पे कुल विभव निकालेंगे। तो देखो एक तो इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है जो R2 त्रिज्या पे है, इसके कारण विभव होगा। दूसरा देखो जो गोला ए है वो गोला बी के अंदर स्थित है, और हम जानते हैं कि किसी भी गोले के अंदर विभव का मान क्या रहता है, एक समान। यानी इसकी त्रिज्या बड़े वाले गोले की R1 है, इसके ऊपर आवेश क्या है, प्लस क्यू है। तो इस पूरे गोले के अंदर यदि विभव की बात करें वो हो जाएगा KQ/R1। लेकिन जो गोला ए है वो गोले बी के अंदर, ये इसका मतलब इसकी बाह्य सतह पे भी KQ/R1 आएगा, और एक इसके माइनस के कारण आवेश आएगा। तो जो माइनस आवेश और प्लस क्यू आवेश, इन दोनों के कारण गोले ए की बाह्य सतह पे विभव होगा। तो देखो गोले ए की बाह्य सतह विभव, यदि कुल विभव निकालेंगे तो हम बोलेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। इसको दोबारा समझना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यानी प्लस बड़े वाले गोले के अंदर है तो इसके ऊपर होगा ही होगा, एक इसके स्वयं के ऊपर भी माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी विभव होगा। तो गोले ए की बाह्यतम सतह पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण विभव होगा। दोनों कारण विभव निकाले तो V बराबर, तो प्लस क्यू आवेश गोले बी के ऊपर है और गोले बी के कारण इसकी त्रिज्या क्या है, R1, तो विभव क्या हो जाए, KQ/R1 प्लस। अब गोले ए के ऊपर माइनस क्यू आवेश के कारण यदि हम निकालें तो ये आएगा K माइनस क्यू, और इसकी त्रिज्या क्या है, R2, यानी ये आ गया KQ/R1 माइनस KQ/R। ये आ गया गोले ए पे, VA लिख देते हैं इसको, गोले ए पे कुल विभव का मान आ गया। ये इसको हम लिखे VA बराबर KQ कॉमन ले ले, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको समीकरण एक बना देते हैं, समीकरण। अब गोले बी की बाह्यतम सतह पे, क्योंकि हम विभवांतर लेंगे तो इसकी बाह्यतम सतह है तो बी की भी बाह्यतम सतह। यदि हम ए की आंतरिक सतह लेते तो फिर हमें बी की आंतरिक सतह लेनी पड़ती विभवांतर के लिए। ऐसे नहीं करेंगे कि गोले ए की तो हमने बाह्य सतह ले ली और गोले बी की आंतरिक सतह ले ली, विभवांतर निकाल दिया। यदि गोले ए की बाह्य सतह ले रहे हैं तो गोले बी की भी बाह्य सतह। तो गोले बी की बाह्य सतह पर विभव VB बराबर, तो गोले बी की बाह्य सतह पे आवेश कितना है, इसको अर्थिंग कर रखा है, भूसंपत्ति कर रखा है, आवेश क्या है, 0। और यदि आवेश 0 है तो विभव भी कितना होगा, 0। तो गोले बी की बाह्य सतह पे विभव 0 है और गोले ए की बाह्य सतह पे विभव हो गया KQ × 1/R1 माइनस 1/R2। अब विभवांतर निकालें, विभवांतर इसको V मान लेते हैं विभवांतर को, तो ये हो जाएगा बड़े वाले गोले के विभव में से छोटे वाले गोले का विभव घटा दे, तो V बराबर VB माइनस VA। तो V बराबर VB माइनस VA का मान समीकरण 2 से रख देते हैं, समीकरण 1 से KQ 1/R1 माइनस 1/R। इसको देखो आगे वो यहाँ सोल्व करें तो यह आ जाएगा V बराबर माइनस चिन्ह आ रहा है K, या लघुत्तम यदि हम R1 R2 लें तो ये आएगा R2 माइनस R। इसको सोल्व कर लो, यहाँ लघुत्तम ले लो R1 R2, तो R2 माइनस R1, ये माइनस आ गए। इसमें इन दोनों में से यदि माइनस को हम कॉमन ले बाहर तो V बराबर, तो वो माइनस से बाहर आएगा, एक माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस KQ, और ये बन जाएगा R1 माइनस R2/R1 R2। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये R1 का मान अधिक है, R2 का मान कम है, इसलिए हम R1 माइनस R2 करेंगे। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो ये कम है ये ज्यादा है, वैल्यू क्या आएगी
माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने माइनस को बाहर ले लिया तो प्लस के क्यू R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आ जाता है विभव का मान। इसको बना देते हैं समीकरण। इसमें विभव निकालना इंपॉर्टेंट है। कैसे विभव निकालोगे, गोले ए की सतह पे जो विभव होगा वो दोनों आवेशों के कारण होगा, और गोले बी की सतह विभव कितना होगा जी। अब धारिता की परिभाषा देखें। धारिता की परिभाषा से तो धारिता की परिभाषा थी C बराबर Q अपॉन V। समीकरण 2 से V का मान रख देते हैं हम। समीकरण 2 से C बराबर Q अपॉन के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये ऊपर चले जाएंगे तो C बराबर R1 R2 अपॉन K इंटू R1 माइनस R2। K का मान रखे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R1 R2 अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। ये भी ऊपर चला जाएगा तो C आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आ जाती है गोलीय संधारित्र की धारिता का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो इसमें धारिता के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके हमें करना है। उससे पहले विभव निकालना है, तो विभव जिस प्रकार से निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान रखना। और देखो इसमें यदि हम कुछ केस देखें, इसमें यह मान लिया जाता है कई बार कि यदि जो बाह्यतम गोला है इसको अनंत पे ले जाएं, बाह्य गोला है इसको अनंत पे ले जाएं, या फिर आंतरिक गोला R2 इसकी त्रिज्या को बहुत ज्यादा कर दें, यानी एक ही गोले की केवल बात करें, तो एक ही गोले की बात करेंगे तो एक को 0 कर दो आप। इस फॉर्मूले में हमें C नहीं रखना, पहले विभव निकालेंगे। देखो विभव का हमारा फॉर्मूला आया था के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यदि इसमें R2 को अनंत पे ले जाए तो R2 को अनंत रखोगे तो V का मान क्या आएगा के क्यू अपॉन R1, और ये फॉर्मूला बन जाता है सेम वही। यदि विभव के क्यू अपॉन R1 है तो जो सबसे पहले हमने C देखा था वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे। ये हम जो पहले वाला फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V में आप यहां से V का मान रख दो, ये आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी एक गोले की तो जब बहुत अधिक यदि ले ले, अनंत ले ले, तो फिर वो एक चालक गोला बन जाएगा, और चालक गोले के कारण शुरुआत में हम निकाल चुके हैं वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है, यदि गोलीय संधारित्र के एक गोले को अनंत पे ले जाया जाए, उसकी त्रिज्या को अनंत कर दिया जाए, किसी R1 को कर दो अनंत या R2 को कर दो, उसको अनंत कर दिया जाए, तो जो धारिता है वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यानी उस स्थिति में जो चालक गोला है, जो गोलीय संधारित्र है, वो एक चालक गोले की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। दूसरी, इसमें जो दोनों त्रिज्याएं हैं इनमें अंतर बहुत कम रखते हैं, यानी R1 बराबर लगभग R2 रखते हैं, जिससे इसकी धारिता का मान बहुत अधिक आता है, क्योंकि R1 माइनस R2 जितने नजदीक होंगे उतना ही C का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो ये हो जाता है गोलीय संधारित्र। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम किस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ऐसे ही संधारित्रों का संयोजन भी दो प्रकार का ही होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहले देखो हम इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन
सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम 3 संधारित्र ले लेते हैं और उन 3 संधारित्रों की प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये है 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। पहले डायग्राम में प्लस माइनस कैसे आएगा वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी हम परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो देखो 20 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा, तो जब प्रतिरोध की कंडीशन में हम क्या रखते हैं कि धारा की बात करते हैं, लेकिन संधारित्र में हम धारा की बात ना करके आवेश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आवेश। तो मान लो बैटरी से क्यू आवेश प्रवाहित होता है, बैटरी से कितना आवेश प्रवाहित होता है, क्यू। तो ये क्यू आवेश देखो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू यहाँ होगा क्या है, इस प्लेट पे प्लस आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस क्यू। जब इस प्लेट पे प्लस क्यू आवेश आएगा तो प्रेरण द्वारा इसकी आंतरिक सतह पे क्या आएगा, माइनस, और बाह्य सतह पे क्या आएगा, प्लस। लेकिन ये जो बाह्य सतह है इस वायर से कनेक्ट है, तो प्लस कहां चला जाएगा, फिर इस प्लेट पे चला जाएगा, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। जो बाह्य सतह पे प्लस आएगा वो यहां चला जाएगा, प्लस और ये माइनस। इसका मतलब जब इस बैटरी से क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो पहली प्लेट का जो पहला सिरा है वो धनात्मक हो जाएगा, वो भी धनावेशित होगा, जिससे सामने वाली प्लेट का, उसके जस्ट समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट है, सामने वाली प्लेट का आंतरिक सिरा है वो माइनस क्यू आवेशित होगा, बाह्य सिरा प्लस। लेकिन प्लस वाला सिरा कनेक्टेड है किससे, अगले वाले संधारित्र से, तो आवेश कहां चला जाएगा, अगले संधारित्र की पहली प्लेट पे। ये प्लस होगा, फिर वो प्रेरण से माइनस, फिर ये प्लस माइनस, यानी एक में प्लस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इससे एक इंपोर्टेंट चीज समझ में आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पे आवेश का परिमाण एक समान रहता है। इसपे क्यू 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 सभी संधारित्रों की प्लेटों पे आवेश का परिमाण क्या होगा, एक समान। तो यहाँ पे क्यू बराबर समान होता है, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम संयोजन मान लेते हैं, अब यहाँ पे प्रत्येक संधारित्र की धारिता अलग अलग होती है। इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता मान लेते हैं C2 है, इसकी धारिता कितनी है, C3। अब यदि इनकी धारिता अलग अलग है, आवेश समान है, तो विभव भी तीनों पे क्या होगा, अलग अलग। इसका विभव V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है और विभव क्या होता है, अलग अलग। वही प्रतिरोध वाला कंसेप्ट है, वहां धारा समान रहती है और विभवांतर अलग, विभव अलग अलग। यहाँ आवेश समान होता है और विभव अलग अलग। अब इसकी देखो परिभाषा क्या बनेगी, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का ऐसा संयोजन जब प्रथम संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट दूसरे की धनात्मक से, द्वितीय संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट तीसरे की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये इसको हम कह सकते हैं पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। आप डायग्राम बना के आसानी से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो अभी हमने ये देख लिया कि तीनों संधारित्रों पे आवेश का मान तो समान है और तीनों का विभव क्या है, अलग अलग। लेकिन जो ये विभव है इसका कुल मान इस बैटरी के विभव के बराबर होगा। क्यों, बैटरी के समांतर में तीनों है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इन तीनों का योग भी कितना आएगा, V। तो हम चित्र से कह सकते हैं, चित्र से जो बैटरी का विभव V है वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। इसको समीकरण 1 बना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटरी का जो विभव होगा वो तीनों संधारित्रों पे उपस्थित विभव के योग के बराबर। बैटरी से इनको पावर मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। अब V1 V2 V3 का मान भी यदि हम निकालें तो देखो V1 इधर विभव है, C1 इधर धारिता है और Q किसी भी एक प्लेट का क्या है, आवेश। तो C बराबर या C1 बराबर Q अपॉन V1। तो यहां से V1 का मान क्या आएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1। ऐसे ही C2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V2 इस दूसरे संधारित्र के लिए। तो यहां से V2 का मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2। और C3 बराबर Q अपॉन V3 इस तीसरे संधारित्र पे।
आवेश Q है, धारिता C3 और विभव V3, तो C3 बराबर Q अपॉन V3, तो यहां से V3 बराबर आ जाएगा Q अपॉन C3। तो V1 V2 V3 का मान यहां से समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 से देखो V बराबर आ जाएगा V1 का मान Q अपॉन C1, V2 का मान Q अपॉन C2 और V3 का मान Q अपॉन C3। ठीक, अब V इस बैटरी की वोल्टता है। यदि इन तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है उसको हम C मान ले, माना श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता CS है। सीरीज के लिए S लगा देते हैं, नहीं जो हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, उसको हमने CS मान लिया। अब इस CS पे विभव तो V के बराबर ही होगा और आवेश श्रेणी क्रम में समान Q रहता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो CS होगा तो CS का मान आएगा Q अपॉन V के बराबर। क्यों? C बराबर Q अपॉन V है, Q कुल आवेश है, V कुल वोल्ट है, तो कुल जो धारिता है यदि एक ही संधारित्र होता तो CS बराबर Q अपॉन V, और यहां से यदि मैं V का मान निकालूं V आएगा Q अपॉन CS। इसको समीकरण 2 बना दे और समीकरण 2 में हम V का मान रख सकते हैं। समीकरण 2 से देखो Q अपॉन CS बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहां से Q कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q हो जाएगा कैंसिल आउट और यहां से हमारा श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाती है 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यह आ जाती है तुल्य धारिता। तो देखो प्रतिरोध से जस्ट अपोजिट है, प्रतिरोध में ये रिजल्ट समांतर क्रम में आता है, जबकि संधारित्र में ये रिजल्ट किसमें आएगा? श्रेणी क्रम में आएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। इस संधारित्र में जो रिजल्ट श्रेणी में आ रहा है प्रतिरोध वो समांतर में रहता है। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/CS सभी धारिताओं की, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता। ये है श्रेणी क्रम से इंपॉर्टेंट चीज। उसमें ये Q का मान समान रहता है और विभव अलग अलग, और जो चीज अलग अलग होगी समीकरण उसी का बनेगा। विभव अलग है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। डायग्राम से V1 का मान ले निकाल लो, V2 का V3 का, फिर मान लो, उसके बाद V का मान रख दो, ये डायरेक्ट डेरिवेशन। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो यदि केवल दो संधारित्र हमें दे रखे हो श्रेणी क्रम संयोजन में, ऐसे दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 है, तो इनकी तुल्य धारिता पूछी जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे वहां पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला कोई कठिन फॉर्मूला नहीं है, सामान्य फॉर्मूले से हमने 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C, इसको आप लिख दो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। वहां C1 C2 क्या आएगा? लघुत्तम आएगा, ऊपर C2 प्लस C1, उसका फिर आप व्युत्क्रम करोगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट जब बार-बार हम वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। यदि दो संधारित्र दे रखे हैं हमें, उसके में तुल्य धारिता निकालनी है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके बाद दूसरा यदि हम पॉइंट देखें, यदि हमें n संधारित्र दे रखे हो, सारे श्रेणी क्रम में हो n संधारित्र, उस सबकी धारिता C हो, सबकी धारिता क्या हो? C। तो इनकी तुल्य धारिता, ये Cn ले लेते हैं, n संधारित्र ऐसे, तो इन सभी संधारित्रों की धारिता कितनी होगी? ये n संधारित्र,
तो देखो इसकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ जाता है C/N, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यदि आपको समान धारिता के बहुत सारे संधारित्र 2 3 4 5 6 सारे श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उन सबकी धारिता समान है, तो उनकी तुल्य धारिता होगी C/N। यदि 5 है तो C/5, 6 संधारित्र तो C/6। तो ये आसान हो जाता है उसको कैलकुलेट करना बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। इसमें देखो इससे हम समझ सकते हैं, मान लो ये BC है ये BC है, तो C/C/C+C, ये क्या बनेगा C²/2C, एक C क्या जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ गया C/2। यानी यदि 2 संधारित्र है दोनों की C होती तो आंसर क्या था C/2, 3 लोग होते हैं C/3 और 4 संधारित्र होंगे जिनकी सबकी धारिताएं समान हो तो आंसर क्या आएगा C/4। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यदि हम देखें तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान है CS का मान, ये सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। यानी मान लो तुम्हारे पास एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, एक 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और एक 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। यदि ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो जो तुल्य संधारित्र होगा, इनका तुल्य जो धारिता होगी वो 3 माइक्रोफैरड से भी कम होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। इसका मतलब इसका यूज हम कहां कर सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का, धारिता का कम धारिता वाले संधारित्र बनाने के लिए। जैसे मान लो 8 और 8 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र हैं और आपको उससे कम धारिता करना है, उनको किसमें जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो उनका आधा आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है श्रेणी क्रम संयोजन का कि कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन को काम में। इसके अलावा इसका एक पॉइंट और आता है कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र है उसके मध्य पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाए और वो भी प्लेटों के समान, जैसे ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d। अब इसकी प्लेटों के मध्य इनके समांतर ऐसे, यदि हम अलग अलग पैरावैद्युत माध्यम भर दें तो इसकी धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते देखो ये जो पैरावैद्युत माध्यम है पहला, इसकी चौड़ाई है T1, इसकी चौड़ाई है T2 और इसकी चौड़ाई है T3। इसका जो पैरावैद्युतांक है वो है εr1, इसका पैरावैद्युतांक है εr2 और इसका पैरावैद्युतांक है εr3। तो इस बार देखो प्लेटों के समांतर क्रम में हमें अलग अलग पैरावैद्युतांक का माध्यम भरा है। ये दूसरे हो गए इसके, तो A और B हम ले सकते हैं कि बीच में तुल्य धारिता निकालनी। तो देखो ये 3 संधारित्र हो गए जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसे ए सरा ये ले लिया हमने, 1 2 3, ये 20 का हो। इसकी मोटाई कितनी दे रखी है T1, इसकी मोटाई T2 और इसकी मोटाई T3। भाई D का मान T1 + T2 + T3 के बराबर आएगा, तो तीनों को अलग अलग लिख लिया हमने। इसका पैरावैद्युतांक εr1, इसका पैरावैद्युतांक εr2 और εr, ये क्वेश्चन होगा। यानी ध्यान रखना है यदि जो पैरावैद्युत पदार्थ हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के समांतर भरे हों तो वो श्रेणी क्रम संयोजन का निर्माण करते हैं। यानी इनको हम 3 अलग अलग 1 2 3 3 अलग अलग संधारित्र मान के उनको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। देखो इसकी धारिता यदि मैं C1 मानूं तो इस C1 का मान हम क्या लिख सकते हैं, ε0 εr1 A/, इसकी चौड़ाई क्या है T1। पढ़ा था यदि संधारित्र को पूर्णतः पैरावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए तो उसकी धारिता ε0 εr A/d, इसकी मोटाई क्या है T1, इसका पैरावैद्युत εr1 ε0 आता है। इस C2 इसकी C2 माने तो C2 बराबर ε0 εr2 A/T2। और ऐसे इसके लिए देखें C3 बराबर ε0 εr3 A/T3।
E। यानी तीनों में क्षेत्रफल इस बार सेम है, लेकिन इनकी मोटाई अलग अलग हो गई, तो श्रेणी क्रम संयोजन का अनुमान हो गया। अब C1, C2, C3 यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता भी हमने देखी है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी तीनों के मान अब हम C1 की जगह ये वाला मान, C2 की जगह ये वाला मान और C3 की जगह ये वाला मान रख के तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें समझने का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के समांतर क्रम में लगी हो, ये तीनों एक जो समांतर है तो उनको श्रेणी में मानेंगे, श्रेणी में मानेंगे इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3 धारिता है, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन पैरा विद्युत माध्यमिक में है और ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसकी धारिता के फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये C1, C2 और C3 का मान जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इस संधारित्र की तुल्य धारिता का फॉर्मूला ज्ञात, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट इसको कर, ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद देखो आता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन को हम समझें। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो देखो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, जो संधारित्र है उन संधारित्र की एक प्लेट को तो किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B मान लो, और इन सबको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, जिसका प्लस ये। तो देखो, जब सभी संधारित्रों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पे और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। या देखो यहां से भी प्लस क्यू आवेश जाएगा, तो समांतर क्रम संयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि यहाँ भी वोल्ट है तो देखो ये सिरा यहाँ कनेक्टेड है, यानी यहाँ भी V वोल्ट होगा, यहाँ भी V वोल्ट होगा और यहाँ भी V वोल्ट, यानी V क्या रहता है, समान। श्रेणी में V अलग अलग होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में V समान रहता है। और यदि V समान हो गया तो यहाँ पे Q क्या आएगा, अलग अलग। ये चीज यहाँ Q और V में कंपेयर करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में Q समान है तो V अलग अलग, समीकरण V का बन गया। या V समान है Q अलग अलग है तो समीकरण किसका बनेगा, Q का बनेगा, आवेश का बनेगा। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी से प्लस Q आवेश निष्कासित होता है, तो प्लस Q आवेश देखो यहाँ आने के बाद तीन रास्ते हैं, अभी एक रास्ता नहीं है, तीनों रास्तों पे अलग अलग बटेगा। इसके ऊपर हम मान लेते हैं Q1 आवेश है, Q1, तो यहाँ आएगा माइनस Q1। इसके ऊपर मान लेते हैं Q2 आवेश है, तो इसकी दूसरी सतह पे प्रेरण द्वारा माइनस Q2। और यदि यहां मान लिया Q3 आवेश है तो इसकी दूसरी सतह पे प्रेरण द्वारा माइनस Q3 आवेश है। लेकिन इस स्थिति में तीनों पे जो विभव है वो इस बार समान होगा, V। यहां मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C। तो ये बन जाता है समांतर क्रम संयोजन का। तो ध्यान रखना है, जब सभी संधारित्रों का धनात्मक सिरा किसी एक बिंदु पे या ऋणात्मक सिरा किसी दूसरे बिंदु पे जुड़ा हो तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पे विभव का मान एक समान और आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग। अब आवेश अलग अलग है तो समीकरण किसका बनेगा, आवेश का। तो चित्र से Q बराबर, यहां से Q आवेश निकल रहा है बैटरी में, तो बैटरी में वापस भी Q आवेश ही आएगा, लेकिन वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो आवेश अलग अलग है, आवेश का समीकरण बन गया। अब यहां से जो Q1 Q2 Q3 का मान हमें यहीं से निकालना है। फॉर्मूला वही काम करता है निकालने के लिए, C बराबर Q/V फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तीनों संधारित्रों पे। इसकी धारिता C1 है, आवेश Q1 है, विभव कितना है, V1। तो C1 बराबर लिख सकते हैं हम Q1/V। यहां से Q1 कितना आएगा, C1V। ऐसे इस संधारित्र के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, धारिता C2, आवेश Q2 और विभव V2। तो C2 बराबर Q2/V। तो यहां से Q2 का मान आ जाता है C2 × V। तो
तो C3 बराबर इस संधारित्र के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो C3 बराबर Q3/V, तो Q3 का मान आ जाएगा यहां से C3, Q1 Q2 Q3 का मान इस समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको समीकरण 1 बना दें। तो देखो Q बराबर Q1 का मान है C1V, Q2 का मान है C2V, Q3 का मान है C3, ये समीकरण हो गई। यानी Q1 Q2 Q3 के मान निकाल के हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V फॉर्मूला बन गया। अब हमें कोई मानना है कि मान ले इसकी तुल्य धारिता कितनी है, Cp, पैरेलल में है तो इसको Cp ले लेते हैं। तो यदि तुल्य धारिता Cp हो तो Cp बराबर क्या आएगा, Q/V। क्यों, इन तीनों संधारित्रों को हमने एक ही बना दिया, तुल्य जो निकाल रहे हो Cp है, इस पे कुल आवेश कितना है Q और कुल विभव कितना है V। जैसे उसमें Cs बराबर Q/V था तो यहाँ Cp बराबर क्या होगा Q/V, यहां से Q का मान कितना आएगा Cp into V। ये समीकरण 2 में रख देते हैं, या मान लिया कि तुल्य धारिता कितनी है Cp। तो समीकरण 2 से देखो Cp into V बराबर आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। Cp into V कॉमन ले लो, यहां से C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और Cp बराबर आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता का मान सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। तुल्य धारिता का मान सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो ये सेम जो समांतर क्रम है, ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के सेम आता है। जैसे प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो संधारित्र में समांतर क्रम में होगा ये Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस है। इसके लिए हम स्पेशल पॉइंट देखें तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि यदि दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आप डायरेक्ट C बराबर क्या कर दोगे C1 प्लस C2, दो संधारित्र यदि हम मान लें, सीधा योग करना। यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो NC, n गुणा हो जाता है। यदि सभी संधारित्र को धारिता है C हो, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनकी तुल्य धारिता कितनी आएगी n into C। तीसरा पॉइंट देखो, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होगा। जैसे पिछला एग्जांपल था 8 माइक्रोफैरड ले, 4 माइक्रोफैरड ले, 2 माइक्रोफैरड ले, तो इनमें सबसे अधिक धारिता कितनी 8 माइक्रोफैरड। तो जो Cp का मान आएगा इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर वो 8 माइक्रोफैरड से भी क्या होगा अधिक, जस्ट उससे उल्टा। तो सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक होता है। इसके अलावा जो इसमें लास्ट कंसेप्ट है कि यदि पैरावैद्युत माध्यम भर दे तो क्या होगा इसमें। तो देखो, इस बार मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, अब इसकी प्लेटों के लंबवत भरना पड़ेगा इस बार ऐसे। इसकी मोटाई स्मॉल डी है, एरिया इसका ये था, तो ऐसे ये मान लो पहला माध्यम है, इसका एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R1, ये दूसरा माध्यम है एप्सिलॉन R2 और ये तीसरा माध्यम है एप्सिलॉन R3। अलग अलग माध्यम हो गए, ठीक। तो इस बार देखो इन सबकी जो मोटाई है ना वो तो D रहेगी, चौड़ाई, लेकिन सबका क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है। इसका A1, इसका A2 और इसका A3। तो देखो इन सबका जो एक सिरा है वो इसको मैं A पॉइंट मानूं, इसको B पॉइंट मानूं, तो इन तीनों संधारित्रों का एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 का एक सिरा A पे जुड़ रहा है, दूसरा सिरा B पे, मतलब किस क्रम में समांतर क्रम में। तो हम इनको इजी वे में ऐसे बना सकते हैं, ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, यानी इस कंडीशन में ये समांतर क्रम में होंगे। ये बीसरा, सबकी मोटाई है वो इस बार डी रहेगी, तो यहां दे सकते हैं डी, इस पे भी डी है, इस पे, लेकिन एरिया अलग अलग, इसका A1, इसका A2 और इसका एरिया A3। इसका पैरावैद्युतांक कितना माना एप्सिलॉन R1, इसके लिए एप्सिलॉन R2
और इसके लिए एप्सिलॉन आर। यदि इसकी धारिता C1 माने, इसकी धारिता C2 माने, इसकी धारिता C3 माने, तो देखो C1 बराबर, इसके लिए निकाले C1, एरिया भी हमें पता है, इसका बीच की दूरी पता है, पैराद्युतांक भी पता है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन D। इसके लिए हम निकाले तो C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन D। और तीसरे वाले संधारित्र के लिए C3 बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3 अपॉन D। यानी तीनों संधारित्रों के लिए हम अलग अलग धारिता निकाल लेंगे। ये देखो धारिता निकालने का कंसेप्ट कौन से, समांतर प्लेट संधारित्र से, कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की मध्य पैराविद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा हो तो फॉर्मूला यही आता है। इसमें हमें ध्यान रखना है, यदि ये इसके लंबवत है, प्लेटों के लंबवत है ऐसे, तो एरिया बटेगा, दूरी सेम रहेगी। इसके बाद तुल्य निकालनी है Cp, तो योग के बराबर आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन तीनों के मान रख के उसका हम योग कर देंगे तो इस संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाए। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। इनके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।